हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हमारे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर उसामा खान न्याज़ी साहब हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ जो है चूँकि अभी कंसल्टेंसी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सेफ्टी इंजीनियरिंग में, और इन्होंने पाकिस्तान में भी सर्व किया, अभी इटली में है, और इटली से इनका पीएचडी भी इनकी इटली से है, और अभी जो है यूके में सीनियर सेफ्टी कंसल्टेंट है। So thank you very much, Usama Saab, for joining this, and definitely our main focus is about the career. So अगर आपसे मैं पहला क्वेश्चन मेरा आपसे अगर पूछूं कि आपको ये जो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी टीचिंग से, रिसर्च से, सेफ्टी कंसल्टिंग, ये थोड़ा सा जर्नी इस हवाले से आप रहनुमाई फरमाएंगे, और फिर आपका ओवरऑल जर्नी पाकिस्तान से मलेशिया फिर यूके, ये थोड़ा सा इस हवाले से कोई अगर इंस्पिरेशन देना चाहें हमें प्लीज़। Sir, normally, Assalamu alaikum. Thank you for having me. First of all, मैं तो इस बात पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि जी अगर आप पीएचडी कर लें तो आप एकेडमिक्स में ही रह पाते हैं और आप इंडस्ट्री वाली साइड पे नहीं जा सकते. I had an opportunity during my PhD where I worked very closely with industry. So I was working with Petronas, Malaysia. So I had this opportunity. इसमें थोड़ी सी एफर्ट लगी थी because जो स्किल सेट आप पीएचडी में सीख चुके होते हैं, समटाइम्स लोगों का एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आप इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकते. सो बेसिकली आपको थोड़ी सी डेविएशन करनी पड़ती है, अपने स्किल्स को एक सर्टेन वे में पेश करना पड़ता है कि बिकॉज रिसर्च करने के बाद देयर इज अ हाई पोटेंशियल कि आप इंडस्ट्री में एक्सेप्ट हो सकते हैं. एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि आप नहीं हो सकते. Because I'm working in DNV, it's a safety consultant firm. और मेरे साथ काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में पीएचडी की थी और उसके बाद वो इंडस्ट्री में आए थे. सो आई थिंक सो इट्स अ मिसकंसेप्शन कि आप एकेडमिक्स से इंडस्ट्री में शिफ्ट नहीं हो सकते. आई वाज इन एकेडमिक्स फॉर क्वाइट अ व्हाइल एंड देन आई ट्रांजिशन टू इंडस्ट्री एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल. तो ये जो डेविएशन आपने बताया, इसके कुछ टिप्स बताएं, वो स्टेप्स जो है जनरल से टिप्स, कोई भी ये जब इसमें वो करना चाहे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पीएचडी एंड दैट बैकग्राउंड एकेडमिक रिसर्च टू दिस कंसल्टेंसी रोल्स. अच्छा देखें, उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि डिपेंड ये करता है कि इफ यू आर आपकी रिसर्च किस तरह की है. इफ यू आर थ्योरेटिकली बेस्ड रिसर्च या प्रैक्टिकल बेस्ड रिसर्च पे कर रहे हैं, सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर आप मतलब इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज आई वाज ऑन अ स्कॉलरशिप व्हेन आई वेंट टू मलेशिया, और जो मैं जिस प्रोजेक्ट पे गया था तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट पे जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था, जिसमें मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स यूज करने थे. आई वुड से I had a bit of a background in artificial intelligence as well in my PhD as well. So आपको थोड़ा सा ओरिएंट, आपको थोड़े से प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है. You don't have to just write papers and आप उसी रिसर्च में लगे रहें. So if there are softwares and आपको पता है कि आगे इंडस्ट्री में वो सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेरी बेसिक्स कि आपको नॉर्मल लैंग्वेज आती हो तो आपको पाइथन का आइडिया होना चाहिए, या मेरी एक्सपर्टीज, मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, तो आई वाज गुड इन सीएफडी. सो सीएफडी इज अ वेरी नीश फील्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो उसमें जिन सॉफ्टवेयर में मैंने काम किया, what I tried to did was कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर पे भी काम करने की कोशिश की because I was working on an industrial based project. So थोड़ी सी networking, LinkedIn helped me quite a lot in reviewing कि लोगों के पास स्किल सेट क्या है, मतलब कौन सी स्किल सेट हैं जिसकी बेसिस पे आपको इंडस्ट्री में जॉब ऑफर हो सकती है. So all of these things. So basically I would say कि tools, softwares and the skill set जो इंडस्ट्री में जो यूटिलाइज हो रहा है, how you can incorporate those skills in your PhD, which will eventually help you in getting the job in industry. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और इसमें जो सेटबैक्स हैं उस हवाले से आप कोई कुछ थोड़ा सा बताना चाहें, आप करियर ग्रोथ के हवाले से जो सेटबैक्स हैं उनको हैंडल, उन सेटबैक्स को कैसे करें, या कोई अगर इसमें हमारे इश्यूज आते हैं. देखिए, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि हमारा बैकग्राउंड क्योंकि पाकिस्तान से है, हम एशियन कंट्री से होते हैं, तो हमें अगर किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में अगर आपने जॉब अप्लाई करना है तो यू विल हैव टू स्टैंड आउट. दैट्स द फर्स्ट थिंग. आपके पास वो स्किल सेट होने चाहिए जो वहां के लोकल लोगों के पास नहीं है. देन दे डेफिनेटली वुड हायर यू. अदरवाइज व्हाई वुड दे प्रेफर यू कि आपको जॉब दी जाए और उनको जॉब ना दी जाए. इसके अंदर जो बेसिक फेलियर्स जो
जिसका मुझे सामना करना पड़ा। मैं अक्सर लोगों को गाइड करता हूँ, अपने स्टूडेंट से भी जब मैं बात करता रहता हूँ, तो उनसे कहो कि आपको अनलिमिटेड जगहों पे अप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक आई अप्लाइड ओवर 400 places, and during when I finally landed a job. So before that I was applying everywhere. और it wasn't like कि just आपने CV एक जगह पे अप्लाई कर दी है and that's it. नहीं, आपने CV को अपडेट करना होता है उसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक। आपने देखना होता है कि आप किन स्किल सेट को हाईलाइट कर सकते हैं, किन स्किल सेट को आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड पे रखना है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली वी डोंट मेंशन इन एन इंडस्ट्रियल CV कि you have write like 20 papers or 30 papers. So there is no point in doing that. So first of all I would say कि CV को adjust करना is बहुत important है। और उसके बाद there will be a lot of rejections. I've gone through a number of people who just said, oh, you have applied but we are sorry, although I knew it that the job description matches exactly with my profile, with my skill set, but they never considered me. So you need you don't take it to the heart. आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहें, कंटिन्यूअसली देखें कि अगर आपको एक जगह फेलियर हुए तो आपको ये नोट करना पड़ता है कि अच्छा मेरी सीवी में क्या प्रॉब्लम थी, ओके आई शुड कीप ऑन ट्राइंग दैट। एंड इट्स नॉट गोना से ये कोई 6 महीने की गेम है उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी या साल मिल जाएगी। इट विल टेक टाइम। आई वुड से मुझे एकेडमिक्स से इंडस्ट्री में आते हुए 4 साल लगे। So I completed my PhD when COVID was about to start, and आपको पता है उसके बाद क्योंकि मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में मेरी PhD है उससे रेलेवेंट है, so ऑयल एंड सेक्टर के तो हालात खत्म हो चुके थे उस टाइम, and so I had to wait, but in that meantime I was continuously networking with people. I have used LinkedIn quite a lot. मेरे ख्याल से मुझे जॉब्स में जितनी भी जॉब्स मिली हैं उसमें especially internationally उनमें LinkedIn का बहुत बड़ा हाथ है। I keep on contacting people जिनमें से 90% people won't even reply, और 10% जो रिप्लाई करेंगे उनमें से आप कह लें कि 8% वो लोग होंगे जो कि आपको स्ट्रेट अवे कह देंगे कि वी आर सॉरी, वी डोंट हैव एनी पोजीशन राइट नाउ, और जो पोजीशन आपने एडवर्टाइज की है यू आर नॉट फिट फॉर दैट रोल। यू हैव टू keep moving forward and keep trying again and again, and eventually inshallah you will succeed. इसमें आपने नेटवर्किंग टिप्स के हवाले से बताया कि उसमें डायरेक्टली आप कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करते थे या ये जॉब ऑफर होती थी उसको अप्लाई करते थे, मतलब इसका वे जरा। I would say कि आप पर्सनल नेटवर्किंग जरूर बनाएं। I think I have over 10,000 people added on my LinkedIn profile. They're all in the safety field. So मेरी basic field safety, process safety है। So if you have gone through the explosion of Beirut explosion, which was quite famous, a lot of my research has similarity with that sort of an accident. The concern is कि आप लोगों से बात करें। You need to highlight कि डायरेक्टर कौन है, हेड कौन है डिपार्टमेंट का, आप किस सेक्टर में देख रहे हैं, आपकी कंपनी स्टॉक कौन सी हैं, and you just randomly select those people जो सीनियर प्रिंसिपल कंसल्टेंट्स हैं, सीनियर प्रिंसिपल कंसल्टेंट्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उस कंपनीज के। You need to approach them and you need to introduce yourself that this is me, I have done this, and I'm looking for a job in that field. And मैं काफी जगह पे इस वजह से सक्सीड हुआ था स्टार्टिंग में, मलेशिया में भी, जब आई कॉन्टेक्टेड पीपल बाय लुकिंग एट देयर प्रोफाइल कि अच्छा ये यहाँ पे मलेशिया में होता है और ये रिस्क टेक सोल्यूशन में है या ये डिवीजन में है या ये DNV में है, एंड आई कॉन्टेक्टेड देम। अगेन द कॉन्सेप्ट इज के मोस्टली पीपल वोंट रिप्लाई, बट देयर विल बी अ नंबर ऑफ पीपल हु विल रिप्लाई टू यू, और दे विल गाइड यू कि अच्छा आप यहाँ पे ना बात कर सके, नहीं आप इनको कांटेक्ट कर लें, मेरे रेफरेंस से आप इनको ईमेल भेज दें। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड कॉन्टैक्ट्स, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और यू कीप ऑन बिल्डिंग अ नेटवर्क। You should post some anything on your LinkedIn profile related to your field so that you could get a visibility, and based on that visibility people will start to recognize you कि अच्छा ये safety consultant है जिसकी expertise है। तो I think that's one way of moving forward. That's how I move forward, and इसी लिहाज से मैं लोगों को भी गाइड करता हूँ। वेरी नाइस एंड टू मेक द विजिबिलिटी एज वेल। सो इसमें इसी से एक रेलिवेंट मोर स्पेसिफिक है कि आप अपने करियर में या इसमें जिंदगी में कुछ मोमेंट्स आए होंगे जिसमें आपने चैलेंजेस को फेस किया, फेलियर्स को, डेफिनेटली रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ दैट। उनको आप अगर प्रैक्टिकली वो टिप्स बताएंगे आपने उसको ओवरकम पर्सनली कैसे किया ताकि हर कोई उससे रिलेट कर सके। देखें, बड़ा सिंपल सा असूल है कि देयर विल बी फेलियर्स, एंड आप बहुत दफा डिसहार्ट होते हैं। आपने डिसहार्ट नहीं होना होता। लाइक
अब एक चीज़ बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम एक पास्ट में अगर एक टेस्ट क्लियर नहीं हुआ या एक इंटरव्यू में रह गया तो वी ड्वेल ऑन इट। वी कंटिन्यूअसली रिकॉल दैट इवेंट, वहाँ पे ये गड़बड़ हो गई थी, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई थी। फिर वो हम दिल पे लेके बैठ जाते हैं और फिर हमसे मूव ऑन हुआ नहीं जाता। देयर वर कपल ऑफ इंसिडेंट्स। आपने भी पीएचडी किया, आपको पता है पीएचडी एक दफा तो बंदे को रुलाती है। ये तो इतना तो नहीं हो सकता कि आपने पीएचडी ने आपकी जो है वो चीखें ना निकलवाई हों, तो वो करना पड़ता है, वो करवाती है। सो मेरा नॉर्मली लोगों से ये होता है कि आप नेक्स्ट टारगेट अचीव करें, आप पिछले को छोड़ दें। आपने एक जगह अप्लाई किया, आप रिजेक्ट हो गए, देयर कुड बी ऑब्वियस रीजंस। अक्सर लोग कहते हैं कि जी वो पाकिस्तानियों को कंसिडर नहीं कर रहे, वो ये प्रॉब्लम आ रही है। देखें, प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं। कंसर्न ये है कि आपने यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव टू कीप लुकिंग अहेड। आप पीछे नहीं देख सकते। पीछे देखेंगे तो फिर आपको फेलियर्स नजर आएंगे। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैं हमेशा आगे देखता रहा, आगे की सोचता रहा कि चलें एक चीज होगी, अच्छा इस चीज में से ये चीज इंप्रूव कर सकता था मैं। अच्छा सीवी में ये चीज इंप्रूव कर दो, अच्छा यार ये स्किल सेट को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो। अच्छा यार इस बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद उसको मेरे ज़हन में कोई आइडिया हो। आई थिंक नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन एक टिप जो मैं अक्सर लोगों को देता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी देता रहा हूँ, वो ये है कि इफ यू ट्राई टू कांटेक्ट समवन ऑन लिंक्डइन, उनसे कहें मुझे आप 5 मिनट दे दें, आई वांट टू हैव जस्ट अ 5 मिनट डिस्कशन, और आप उससे एक फेस टू फेस डिस्कशन कर लें, ऑनलाइन डिस्कशन हो जाए। आप बताएं कि जी जिसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, उस बंदे के ज़हन में आप हमेशा के लिए ज़रूर बैठ जाएँगे कि यू नो दैट पर्सन इज़ देयर एंड वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। सो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स हु आर लूकिंग फॉर जॉब्स, एंड हर किसी को जॉब नहीं मिलती। सो यू नीड टू कीप लुकिंग फॉरवर्ड। अगेन मेरी एडवाइस सारों को यही होती है। हमारे ओवरऑल मुल्क के हालात भी, इंडस्ट्री के हालात भी, जॉब्स के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। सो अगर आप मायूस होके बैठ जाएँगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर आप इवन डॉक्टर से पूछें, अक्सर लोग कहते हैं, बच्चे पूछते हैं, सर बैचलर्स कर ली है और अभी तक जॉब नहीं मिल रही। तो मैं कहता हूँ आप लोगों ने कितनी एफर्ट किया है, इवन इवन आफ्टर डूइंग पीएचडी एंड पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड एंड सेटलिंग इन अब्रॉड, यू हैव टू हर स्टेज पे एफर्ट्स हैं, करनी पड़ती हैं आपको। सो यू कांट स्टॉप दैट। सो आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, तभी आप अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंच सकेंगे। So that's my general suggestion and opinion for all the students and professionals. Ke you have to keep looking forward and you have to keep, you need to keep trying for it, and inshallah you will succeed. वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड इसमें आपका जो एक्सपोज़र है यूके आने से पहले मलेशिया का, इस हवाले से आप ये जो जर्नी आपने एक रूट लिया है, इस हवाले से इनसाइट्स दें कि भई ये मतलब कैसा है, और एक्सपोज़र इंटरनेशनल, और उसमें इस एक्सपीरियंस में यंग जो हमारी यूथ है या लॉट है, वो इंजीनियर्स है ख़ास तौर पे, उनके करियर के हवाले से क्या गाइडलाइन मिल सकती है? आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर किसी ने बाहर सेटलमेंट होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अगर यूरोप में सेटल हो रहे हैं तो उसका पाथ डिफरेंट होगा। यू वोंट बी एबल टू गेट अ डायरेक्ट जॉब। आई वुड नॉर्मली प्रेफर कि आप स्कॉलरशिप देखें, आप मास्टर्स या पीएचडी की स्कॉलरशिप की कोशिश करें यूरोप में आने के लिए। इवन इन मलेशिया उस साइड पे भी आई गॉट अ स्कॉलरशिप एंड आई अप्लाइड फॉर इट एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट दैट स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास। बेसिकली आई वुड रिकमेंड, अगर आपने किसी भी साइट पे जाना है तो इरास्मस मंडस बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं यूरोप में आने के लिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपने परमानेंट सेटल होना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसलिए वो मिडिल ईस्ट वाली साइड पे नहीं जाना चाहते। preferably I would say if you want to earn money you need to look towards middle east। और अगर आप यूरोप की बात करते हैं, even in industry the taxes are quite high, so you won't be able to save much money। So in order to go to Europe or US or Canada, if you want to get settled over there, I think सारे graduates के लिए the best path तो ये है कि आप masters में admission लें, कोशिश करें कि आपको scholarship मिल जाए। If you can't get a scholarship, अक्सर लोग self finance कर लेते हैं और वो आप 2-3 साल में पैसे वापस भी आपको रिटर्न भी हो जाते हैं, आप odd jobs करके वो पैसे भी वापस ले लेते हो। So that's the path कि आप वहाँ से masters करें and then you can get into industry from there। Directly getting a job by sitting in Pakistan, it's very rare। ये बहुत मुश्किल काम है। I would suggest that because फिर लोग अप्लाई करते हैं और उनको मायूसी होती है। So मेरी रिकमेंडेशन तो यही होती है हमेशा, या अक्सर लोगों ने ये रूट भी लिया है कि दे फर्स्ट गो टू मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और दुबई। दे सेव्ड सम मनी, उस वो पैसे बचा के उन लोगों ने मास्टर्स में
सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लिया यूरोप में, जर्मनी में, यूके में, आगे पीछे, एंड देन दे परमानेंटली सेटल्ड देयर. So I think the best route would be to get a master's or a PhD scholarship in Europe, and then there will be chances that you will get easily settled abroad. वेरी नाइस, दैट्स गुड. एंड इसके हवाले से अगर आप मतलब आपकी जो फील्ड है खास तौर पे, इसमें यंग इंजीनियर्स अगर इस फील्ड में सेफ्टी रिस्क या एनर्जी इंडस्ट्री में आना चाहें, ये जो है पहले तो बैचलर इसमें कौन से फील्ड में होती है, या थोड़ा सा उनको थोड़ा सा एक पाथ इस हवाले से अगर रहनुमाई कर दें प्लीज. जी, बेसिकली केमिकल इंजीनियर्स या मैकेनिकल इंजीनियर्स की ये फील्ड है सेफ्टी में, जिसमें लोग आगे आते हैं, और बिकॉज यू हैव टू डील अ लॉट विद टेक्निकल थिंग, जिसके लिए आपका बैकग्राउंड मैकेनिकल या मोस्टली केमिकल इंजीनियर्स का इसमें होता है. एंड देन द अदर पाथ इज के क्योंकि मेरी पीएचडी प्रॉपर्ली इसी फील्ड में थी, आई वाज लकी इनफ टू फाइंड अ प्रोजेक्ट जो इसी में ही, मैंने कोई ये चूज नहीं किया था, आई डिडंट नो कि मैं इस फील्ड पे आऊंगा. I got an opportunity during my PhD. मुझे ये प्रोसेस सेफ्टी पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली. So मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड करता हूँ, सारों को ये रिकमेंड करूंगा कि इफ यू वांट टू गेट इनिशियल समथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेफ्टी दो टाइप्स की हैं. एक HSE है, हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट जिसे कहा जाता है, एंड देन देयर इज प्रोसेस सेफ्टी और टेक्निकल सेफ्टी. So they are completely two different domains. अक्सर लोग निबोश की बात करते हैं बहुत ज्यादा, तो निबोश जो है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को देखता है. उस साइड पे लोग कैरियर बनाते हैं, which is good. काफी लोग, काफी जॉब्स हैं. I would say मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं. The other side is the process safety side, where there are leakages and you have to model all those leakages resulting into a fire and explosion phenomena, and then you measure the risk based on those fatalities. So वो थोड़ा technically आप कह लें कि इंटेंसिव काम है जब व्हेन यू गेट इनटू प्रोसेस सेफ्टी साइड. बट खैर ये दो मेजर डोमेन्स हैं. इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है. आई वुड से एवरी इंडस्ट्री नीड टू हैव सेफ्टी कंसल्टेंट्स और सेफ्टी इंजीनियर्स, या उन्हें थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हायर करके अपनी सेफ्टी स्टडीज करवानी पड़ती हैं. सो वन ऑफ द मेजर रूट वुड बी टू गो इनटू दुबई और मिडिल ईस्ट फॉर एन इनिशियल जॉब, गेट सम एक्सपीरियंस, एंड फ्रॉम देयर you can even get enter into Europe, because I've seen people जिनका Middle East में बहुत अच्छा experience था, and from there they transition into Europe, because right now I think UK में काफी middle level पे बहुत ज्यादा opportunities available हैं, because या तो इनके पास बहुत senior लोग हैं अपने field में जिनकी expertise हैं, या बहुत juniors हैं. So there is still a lot of gap in between जहाँ पे लोग apply करते हैं, and there are a number of people whom I know जो directly Middle East से यहाँ पे job में आए हैं. But I would say that's one of the rare way, because the chances of success would be quite less. So the other way around would be कि आप इस फील्ड में आना चाहें तो आप मास्टर्स कर लें. There are a number of universities जो मास्टर्स करवा रही हैं. Even in UK there is Sheffield University, there is University of Edinburgh, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन में MS प्रोसेस सेफ्टी में होता है. और वो, या अगर आप यूएस में जाते हैं तो टेक्सास A&M है, उनका मैरी ओकॉनर प्रोसेस सेफ्टी सेंटर बहुत अच्छा है. इवन इन मलेशिया मैंने जिस यूनिवर्सिटी से PhD की थी, वो लोग भी मास्टर्स करवाते हैं प्रोसेस सेफ्टी में. सो इफ यू गो इनटू प्रोसेस सेफ्टी by doing a master's, that's one way of entering it. The other way would be to get a job, initial level of a job. You'll have to struggle a bit, but eventually Middle East में आपको बहुत nominal पैसों पे आपको job मिल सकती है, and from there you can build on your career, and then you can move on. अच्छा, इसमें समझ साहब, ये आपने नबोश का जिक्र किया, नबोश और दूसरा ये प्रोसेस सेफ्टी, दो मेन डोमेन. मैंने पाकिस्तान से देखा है लोग यूएई के लिए ये सिर्फ शॉर्ट्स कोर्स करते हैं नबोश का, या उसमें बड़ी कंसंट्रेशन. वहां उनको डिसीजन में नबोश वर्सेस प्रोसेस सेफ्टी, उसका हालांकि उनका शायद बैचलर भी ना हो, कुछ तो एफएससी के बाद भी करते हैं, कुछ हो सकता है. उस हवाले से थोड़ा सा अगर हाईलाइट कर दें. अच्छा, मैं बहुत ज्यादा निबोश वाली साइड पे इसलिए मुझे आइडिया नहीं. निबोश सेफ्टी में दो ही मेजर पार्ट्स हैं. ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, जिसमें स्लिप ट्रिप देखो थे कि आप एक जा रहे हैं, यू गॉट स्लिप्ड, एंड या आप लोगों ने नॉर्मली क्वालिटेटिव सॉर्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट करनी होती है. So NEBOSH is a certain different field. Process safety comes up जहाँ पे आप refineries हैं, oil and gas platforms हैं, जहाँ पे there is hazardous substances हैं, storage tanks हैं, storage facilities हैं. Even hydrogen, we are doing a lot of studies on hydrogen as well, because hydrogen is flammable, and when it gets flammable, then you need to have a proper risk assessment. So बहुत सारे लोग निबोश वाली साइड पे जाते हैं. मेरा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है उस साइड पे, बिकॉज मैं टेक्निकल साइड पे या प्रोसेस सेफ्टी साइड पे ज्यादा हूँ. सो
I would say the chances of growth are both, दोनों में ही chances of growth काफी ज्यादा है. Nibosh is just an entry level certification. लोग आगे CSP certified CSP certified safety professional की certification भी करते हैं, and then it's a US based certification which needs a lot of experience and time in order to prepare for that exam and get clearing that exam isn't that easy. So ये एक specific domain है जिसमें लोग जाते हैं. मुझे उस साइड का बहुत आइडिया नहीं है, but I don't see that to be very successful when it comes to process safety side, because when it comes to process industry तो mostly industries, mostly refineries हर जगह है. मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी refineries हैं. Oil and gas जहाँ पे बहुत ज्यादा है, वहाँ पे आपके chances of getting job भी उसी लिहाज से ज्यादा होंगे, and the pay scales are also very good when it comes to process safety side. So yeah, if I compare both of them, I would definitely prefer a process safety side. But again, it's a technical side. You have to do, you need to know maths. You need to know basic outflow models कैसे होते हैं. You need to know a bit on the software side कि आप thermal radiations एक fire से estimate कैसे करते हैं. So it's more on a technical side, but definitely it's more rewarding in terms of money and benefits. वेरी नाइस नाइस. और अगर इस प्रोसेस सेफ्टी में खास तौर पे जो आपने सेफ्टी हाइड्रोजन या CFD मॉडलिंग का बताया, इसमें अगर कोई रेलिवेंट स्किल्स को आज के दौर में अगर स्टूडेंट्स अगर वो इसको बिल्ड करना चाहें अपनी इसको उस हवाले से कोई थोड़ी टिप्स बता सकते हैं? हाँ, अच्छा, इस तरह है कि when it comes to process safety side, there are a number of models which are developed जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं. I'll try to keep it simple so that people can understand. CFD अभी तक जो CFD सॉफ्टवेयर है वो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, बट देयर इज वन प्रॉब्लम विद द कंप्यूटेशनल टाइम. उनकी एक स्टडी के लिए आपको टाइम बहुत लगता है. फॉर एग्जांपल, यू वुड टेक एटलीस्ट 6 to 8 months जस्ट टू कंप्लीट वन स्टडी. तो CFD से जो थोड़े से सिंप्लीफाइड मॉडल्स होते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सेमी एम्पिरिकल मॉडल कहते हैं, वो उनकी बेसिस पे जो सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं वो इंडस्ट्री अभी तक बहुत यूज कर रही है. दे हैवंट गॉन टू CFD साइड बिकॉज CFD is more accurate. They give you more accurate results, but the problem is your computational time is quite a lot. So you have to do thousands of simulations, and if somebody has a background in CFD, it takes a lot of time. So maybe one simulation could take one day. और आपने अगर 5000 simulations करनी है, तो industry is not going to wait for it. क्या मेरा जो client है, for example, if I'm working with Chevron or BP, they're not going to wait for 1 year to get the results out. They want within 3 months, 4 months. So you're going towards a more simplified models. लेकिन when it comes to research, क्योंकि मेरी सारी जो PhD थी उसमें मैंने CFD सॉफ्टवेयर ही यूज किया है. Research is आप जहाँ पे आपने रिसर्च करनी होती है, you get into depth of that thing. तो वहाँ पे आप for research base आपको CFD सॉफ्टवेयर जो है वो सूट करते हैं. When it comes to this side, but this is something, expertise की बात करें तो CFD में जो expertise हैं process safety side में, वो बहुत कम लोगों की है. So you will have a better chance of getting a job if you have worked in your research on some CFD based software, which is again not free to download. You'll have to buy for it. But as an alternative, if somebody has a background in mechanical engineering, जिसने mechanical engineering की हुई है, तो हमारे यहाँ तो वो एक सब्जेक्ट CFD का पढ़ाया जाता है, जिसमें ANSYS is a normal software, very prominent software, जिसपे अक्सर लोग काफी लोगों की ग्रिप होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की नहीं होती. So if they wanted to pursue a career in process safety side and they are looking into CFD side, I would say start with normal ANSYS software, जिसमें आपको basics का idea हो, and then from there you can transition into a CFD side, and there are chances that you will get a scholarship in your MS or PhD based on the skills कि अगर आपके पास CFD के skills हैं. जी, दैट्स नाइस. और एक चीज़ और इसमें थोड़ा-सा मैं इसको मज़ीद इन डेप्थ जाऊँगा कि प्रोसेस सेफ्टी में अगर स्टूडेंट्स ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि ये उनके लिए रिलेटेड फील्ड है या नहीं, स्पेशली जिन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया इंडस्ट्री में, इस हवाले से कोई वो डिसीजन करने में कोई आसानी हो सकती है? कोई ऐसे हम टिप्स दो शेयर ही करें? बैकग्राउंड के इंजीनियर्स हैं जी, जो आई थिंक सो दैट कुड परस्यू अ करियर इन प्रोसेस सेफ्टी. बेसिकली प्रोसेस सेफ्टी केमिकल इंजीनियरिंग की साइड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है. इनका सब्जेक्ट भी होता है जिसमें ये प्रोसेस सेफ्टी पढ़ाया भी जाता है. आई एम नॉट mistaken, I think so. They do teach it in chemical engineering. Yeah, mechanical engineering, because there are a lot of pumps and separators and piping जहाँ पे mechanical आ जाता है, mechanical काम आ जाता है. So if somebody has a background in electrical engineering or civil engineering, तो I won't never recommend them. उनकी ये फील्ड नहीं है, वो उनको इस कैरियर में
में बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपकी बेसिक्स नहीं होंगी. द बेसिक्स नहीं होंगे, देन यू विल हैव टू रीलर्न इट ऑल. So I would recommend, if a person has a background in mechanical engineering or a chemical engineering, he can easily pursue this career. वेरी नाइस, दैट्स गुड. एंड इसमें आखिरी क्वेश्चन, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए इस प्रोफेशनल वर्ल्ड में आने के लिए, इस हवाले से कुछ? I think so. नेगेटिव थिंकिंग हमारे यहाँ तो एक जनरल कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हम लोगों ने सब कुछ नेगेटिव ही सोचना है. नेगेटिव थिंग हम मीडिया भी देखते हैं तो उसमें वो नेगेटिविटी ही होती है ज्यादा. इस वजह से आपका ब्रेन नॉर्मली उसी साइड पर इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करता है. आप नेगेटिव चीजें देखते हैं, ये हो गया वो हो गया. सो आई वुड से जस्ट स्टे पॉजिटिव. आप अगर ऑलरेडी मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं, बट देयर आर कपल ऑफ जॉब्स जो आपको बाहर मिल सकती हैं. एंड अगर आपने वो जॉब्स लेनी है तो यू नीड टू हैव अ स्किल सेट. टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ बहुत सारे, मैं अपनी कंपनी में जहाँ काम कर रहा हूँ बहुत कम एशियंस हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं. In order to compete those people, it's not easy because उनका स्किल सेट बहुत अच्छा होता है. They are very good in maths. I would say हम लोग इक्वेशन से भागते हैं जी. मैं खुद भागा हूँ, अब नहीं भाग पा रहा. इनका वो करनी पड़ती है, वो डील करनी पड़ती है. Do not run away from maths. हम लोग इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा मैथ्स से भागे हैं. और इवेंचुअली if somebody wants to pursue a career in process safety, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. And you should have basic skill in Excel. एक्सेल में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पाते. हम लोगों ने सीखा नहीं हुआ होता. तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, आपकी नॉर्मल टेक्निकल स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स. अगेन लास्ट थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ. मैंने देखे हैं बहुत सारे लोगों को तो इंग्लिश का मसला है. आई थिंक तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ पहले पढ़ा रहा था, मैंने उन लोगों से कहा था कि अगर आपकी बच्चों से उन्होंने कहा था कि अगर आप इंग्लिश ही नहीं बोल सकते और आपने बाहर मिडिल ईस्ट में इंटरव्यू देना है तो आपको उर्दू में तो इंटरव्यू होने से रहा. अब जितने मर्जी टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएं, अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं होगी तो यू वोंट बी एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ. तो आप तो जवाब ही नहीं दे सकोगे. बेशक अब टेक्निकली आपका जीपीए 3.9 था या 3.8 था, इट डजंट रियली मैटर. सो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा. बिकॉज वो चीज ही आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस तो वही करवाएगी कि अच्छा इसको बोलना आता है, ये मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे पाता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नॉर्मल इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए ताकि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप अड़ ना रहे हो. आप हिचकिचा रहे होते हैं, लोगों को समझ नहीं आती, ऑल्दो बहुत टेक्निकली बड़े स्ट्रांग होते हैं. सो आई थिंक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम ज्यादा करें. And my piece of advice would always be just see the brighter side. You need to keep yourself motivated and remain positive. Otherwise, there are हमें ऑलरेडी एक लाइक मैं सारों की सही बात कर चुका हूँ कि हमें ऑलरेडी जब दुनिया में कहीं पे भी जॉब करनी पड़ती है तो यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ के ये आप यूरोप के नहीं हैं या आप कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन नहीं है कि आपको वो नॉर्मल स्किल सेट पे आपको जॉब मिल जाएगी. You have to prove yourself कि अच्छा आप आप में आपका एक एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है. वन थिंग जो मैंने बहुत नोट किया, ये लोग बहुत नोट करते हैं, वो देखते हैं कि आपके एज अ पर्सन आपका एटीट्यूड कैसा है. यू डोंट आप बहुत नेगेटिव तो नहीं सोचते, आप बहुत नेगेटिव साइड पे तो नहीं जाते. तो ये चीज है कि देसी के आप बेशक मैं स्टार्ट में आया था इन माय कंपनी एंड देयर वाज मुझे एग्जैक्टली सीएफडी बेस्ड काम नहीं मिला. I had to do something different, but there were people who were there to help me out. But if I'm going to ask them, अगर मेरा positive attitude होगा, so बहुत ज़्यादा learning करनी पड़ी starting में adjust होने के लिए, because academic का environment काफी different होता है, industry is a completely different thing. So यहाँ पे time matter करता है, यहाँ पे घंटे matter करते हैं, because आप charge per hour की base पे कर रहे होते हो. So you are on your toes sometime. But if you have a positive attitude and you feel yourself, yeah, you can do that. So inshallah, there are number of opportunities now. I think so LinkedIn को एक last advice मेरी हमेशा बच्चों की होती है कि आप LinkedIn को properly use करें. लोग नहीं करते, बच्चे नहीं करते. And I think वो बहुत important है कि आप जितना अच्छा use कर पाएंगे LinkedIn को, आपके chances of getting a job उतने ज़्यादा bright. Very nice, very nice. Really insightful session. And I think so. Let's end this session. It's really impactful, and hopefully, audience will get the enlightening from this session, and it will empower them
in their career as well. And these are the definitely practical advice you have already shared. Final comments from your side before ending this session, please. Sir, thank you so much for inviting me, for giving me an opportunity to talk to people. I always wanted to help my students all over the world. If somebody needs any sort of suggestion, he can contact me directly through you, through LinkedIn. I'm available. And अगर मैं किसी कोई हेल्प कर सका तो मुझे शायद बहुत खुशी होगी कि या किसी का कैरियर मेरी वजह से कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी किसी को नजर मेरी वजह से आ जाए तो that would be the best thing I could do for people. So yes, and again, sir, thank you for inviting me, and yeah, that's all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, and have a nice journey, sir, and have a blessed life, inshallah. Thank you, sir. Thank you. Thank you.